सेशन स्टार्ट करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज हमारा सेशन 2 है, जो 3 सेशंस की जो लेक्चर सीरीज है उसका इंशाल्लाह हम सेशन 2 आज पढ़ेंगे, जिसमें हमने केस स्टडीज़ के बारे में पढ़ना है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे। और इस तरह हम आगे बढ़ेंगे कि पहले सेशन होगा और उसके बाद क्विज। क्विज से पहले Q&A सेशन भी रखेंगे इंशाल्लाह। कोशिश होगी कि इसी सेशन में अकोमोडेट कर लें, अगर नहीं हो सका तो इंशाल्लाह जूम करेंगे, उस पर दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, विदाउट फर्दर अडू विल बी मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली अगर हम उसका वो देख लें कि कंटेंट, सबसे पहले हमने ये जान लिया कि भाई जो फूड वेस्ट है वो एक ग्लोबल इशू है। ठीक है, एक ग्लोबल इशू है जिसके इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल नतीजे, मतलब उसके मसाइल हैं। और उसके अलावा इस सेशन का हमने फोकस ये रखा है कि हमने केस स्टडीज पढ़नी है। बेसिकली जो हम केस स्टडीज पढ़ते हैं उसकी वजह क्या है, तो उसकी वजह यह है कि एक तो ये है कि प्रैक्टिकल इंसाइट्स मिलती हैं कि जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं बेसिकली वो अप्लाई हो भी सकती है, कोई कर भी रहा है उसको या नहीं। और दूसरी बात, अगर कोई कर रहा है तो हमें फिर उससे मोटिवेशन मिलती है। और तीसरी बात ये कि अगर उनसे कोई गलती हो चुकी है इस थ्योरी को, इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करते हुए, तो हम उसको और किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो इस मामले में ये हमें बहुत फायदा देता है कि हम केस स्टडीज को पढ़ें, इसीलिए इसको इंक्लूड किया जाता है। और हम आगे चलते हुए घर से शुरू करते हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान का फूड वेस्ट जो है उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। 40% जो produce करते हैं वो सब फूड वेस्ट होता है, तो नंबर्स में वैल्यू होता है 36 मिलियन टन। ठीक है, इतना फूड हमारा जो वेस्ट हो रहा है, और हमें पता है कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन के लिए और जो क्वांटिटी है भी उसमें वो क्वालिटी नहीं। तो जो चैलेंजेस आते हैं प्रैक्टिसेस कुछ इस तरह से हो सकती हैं। तो कुछ कल्चरल प्रैक्टिस इस तरह हो सकती हैं कि मतलब जिसकी वजह से हमारा जो है वो फूड वेस्ट हो रहा है। ठीक है, या तो हम मतलब बहुत ज़्यादा उस मिसाज के हैं कि मतलब आपने अगर एक दफ़ा खाना खा लिया और अगर खाना बच गया है तो हम उसको दोबारा नहीं खाएंगे, हम उस तरह उसको ज़ाया कर देते हैं, उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो अगर वो सही है, कंज्यूम करने के लायक है, और हम उसको फिर भी ज़ाया कर रहे हैं, तो एक वो हमारा इस तरह की और भी जो है वो मसले मसाइल कल्चरल प्रैक्टिसेस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो फूड वेस्ट का हमने एक ओवरव्यू ले लिया पाकिस्तान में के स्टैट्स के मुताबिक। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो ये है कि टेक्नोलॉजी जो हमने एम्प्लॉय की है, जिसका हमें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, वो ये है कि ये जो लार्वा फ्लाई होती है, हमने उस टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय किया है, इससे सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है। मतलब पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें इस टेक्नोलॉजी का हुआ है। वो किस तरह से हुआ है कि जो हमारा फूड वेस्ट होता है, हम उसको जो है वो ये जो लार्वा है उसको खिला देते हैं। ठीक है, उसको फीड कराते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि वो दो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उससे। एक तो हमें मिलता है जो एनिमल फीड होती है, मतलब एनिमल्स के खाने के लायक कुछ हमें सामान मिल जाता है, उस वेस्ट को कन्वर्ट हो जाता है वो। दूसरा क्या हमें मिलता है, फर्टिलाइजर्स। मतलब इससे इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट इसका फायदा कुछ इस तरह से है कि 80% जो है हमारे वेस्ट में रिडक्शन हुई है। सही है, विद इन 2 वीक्स। मतलब वो उसकी जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से हमें फायदा भी मतलब जल्दी होता है। और इसके फायदा जो बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये लाइफ स्टॉक के लिए ये सस्टेनेबल सोर्स है। ठीक है, उनके खाने की वेस्ट को हम सैनिटाइजेशन के प्रोसेस, मतलब उसको साफ वगैरह कर रहे हैं और उसका हम बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनेगा। तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसकी इमिशन काफी कम हो जाती है। लेफ्ट हैंड पे आप देख रहे हैं जो पूरी साइकिल बनी हुई है कि आपने जो है एग्स जो है वो रखे, जिससे लार्वा जो है वो हैच किया उसने। उसके बाद आपने जो फूड वेस्ट है वो लार्वा को खिला दिया। उसके बाद उसके बाद क्या होता है कि जो खाना उसने खा लिया, मतलब आपने फूड वेस्ट दिया उसको, उसने उसमें कुछ चीजें खा ली लार्वा ने, कुछ छोड़ दी। जो छोड़ दी वो एज अ फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज हो सकती है। और जो उसने खा लिया, लार्वास आर हार्वेस्टेड एंड प्रोसेस्ड इनटू लाइव स्टॉक फीड। मतलब लाइव स्टॉक
के खाने में आ जाते हैं वो लार्वा। तो इटसेल्फ वो फूड वेस्ट क्या हो गया, हमारे लिए फायदे की चीज बन गया। और इसी तरह फिर उनकी साइकिल जो है वो कंटिन्यू करती है। तो इसके साथ अब हमने ये वाली टेक्नोलॉजी पढ़ ली। अब इसको आप लोगों ने याद रखना कि ये जो ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा टेक्नोलॉजी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इससे हमने 80% जो है वो वेट रिडक्शन हम अचीव कर सकते हैं विद इन 2 वीक्स। मतलब टाइम भी कम लग रहा है और अच्छा खासा जो हमारा वेट वेस्ट रिड्यूस भी हो रहा है। इसके अलावा जो एक और हमारे पास मेथडोलॉजी जो यूज होती है वो ये होती है कि हम जो है वो डायरेक्ट एनिमल फीडिंग, मतलब इस तरह से होती है कि जो रूरल एरियाज है हमारे विलेजेस वगैरह में, जो हमारा फूड वेस्ट है हम डायरेक्ट उनको खिला देते हैं। इसका एडवांटेज और फायदा ये है कि ये सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव एक तरीका है कि हम जो खाना बचा हुआ है, रॉ फूड है या कुक फूड है या कुछ इस तरह से वो हमारे इस्तेमाल में नहीं है, वो हम उन जानवरों को खिला देते हैं। लेकिन इसका चैलेंज क्या है? इसका चैलेंज ये है कि इसमें सेफ्टी कंसर्न है। वो ये है कि जो जरूरी नहीं है जो हमने खाना उसको खिलाया है एनिमल को वो उसके लिए सूटेबल हो। क्या पता वो उसको, मतलब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको एक्सेप्ट ना करे, तो उससे वो बीमार भी हो सकता है, उसको कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकते हैं। और इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी थर्ड जो पाकिस्तान में मतलब जो टेक्नोलॉजी जो इनिशिएटिव जो है हमारे पास वेस्ट रिडक्शन के लिए, वो है कंपोस्टिंग इनिशिएटिव्स। ठीक है जी। इसका प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट यानी खाद में कन्वर्ट करते हैं। जब उसको खाद में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है उससे फायदा, कि सॉइल फर्टिलिटी में उसका बड़ा अहम रोल है। लेकिन इसका एक चैलेंज है, और जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इसकी स्पेशियस जगह इसको चाहिए, मतलब स्पेस रिक्वायरमेंट एक इसका बड़ा मसला है। क्योंकि स्पेस होगी तो फिर एरेशन होगी, यानी हवा आएगी जाएगी, ठीक है, पोरस और वो सब सॉइल हो जगह हो तो हवा आए और जाएगी ना। तो एरेशन बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। उसके अलावा जो अ, हमने कंपोस्ट बनाया वो इन इट सेल्फ डिकम्पोज होगा। जब वो डिकम्पोज होगा तो वो फैलेगा। इसी के साथ साथ जब रूट्स बड़ी होंगी और वो फैलेंगी, जो रूट सिस्टम हमारा बड़ा होगा, तो उसके लिए भी जगह चाहिए। तो स्पेस रिक्वायरमेंट जो है इसका बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सिलसिला है, पूरा ऑर्गेनिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल सिंथेसिस सिंथेटिक चीज नहीं की। जब हमने इसमें ऐड नहीं की है तो वो एक प्रोसेस हो जाता है। पता है जो ऑर्गेनिक बहुत टाइम लगता है। उसके क्या है एक और बात, लास्ट चैलेंज क्या है इसमें, irrigation है। क्योंकि हमें ये देखना होगा कि हम ऑर्गेनिक मटेरियल ही कंपोस्ट करें, इनऑर्गेनिक नहीं करें। क्योंकि उससे फिर जैसे अगर आप फर्ज कर लें मेटल की कोई चीज आ गई या इस तरह से कुछ आ गया कि मतलब ग्लास या प्लास्टिक या कुछ इस तरह से, तो वो उस प्रोसेस को हार्बर कर सकता है, मतलब उसको इफेक्ट कर सकता है, नेगेटिव इफेक्ट करेगा। ठीक है जी। इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फूड प्रोसेस आ गया, ठीक है, फूड रिकवर्स इन अर्बन एरियाज, ये हमने अपने पहले सेशन में भी कवर किया था कि जो सरप्लस फूड है, मतलब जो एक्स्ट्रा फूड है जो हमारे मतलब कंज्यूम के काबिल है क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी में भी बच गया हमारे पास, ठीक है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमारे पास बच गया, तो हम उसको क्या करें, हम चैरिटी में दे दें या जैसे सैलानी में दे दिया या किसी और फूड बैंक में दे दिया। इस तरह से हम कर सकते हैं। जो है वो कम होगा, फूड सिक्योरिटी वो बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि लोगों को खाना मिलेगा। तो ये क्या है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा खाना था वो हमने किसी को भी दे दिया जरूरतमंद को, तो उससे ये कि वो खाना जाया नहीं हुआ, किसी सही आदमी तक पहुंच गया, वो फूड वेस्ट जो है वो होने से हमने बचा लिया। ये हमारी टेक्निक है। उसके बाद जो हम लास्ट इनिशिएटिव या लास्ट डोमेन पढ़ेंगे पाकिस्तानी पैराडाइम का, वो ये है कि गवर्नमेंट और एनजीओज के जो इनिशिएटिव्स हैं पाकिस्तान में, वो जैसे गवर्नमेंट का रोल बेसिकली ये है कि वो पॉलिसीज वगैरह बनाए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट ये सारे सिलसिले जो मैक्रो लेवल पे काम हो रहा है उसको बेसिकली मैनेज करना, सही है। तो इस डोमेन में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान कैंपेन एक है जो हमारा पास्ट का एक हमारा इनिशिएटिव है। इसके अलावा पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक लेजिस्लेशन है, ये भी हमारे पास हुई हुई है, ये भी हमारे पास का ही एक इनिशिएटिव है इसी इसी डोमेन में। इसके अलावा प्रोविंशियल लेवल पे हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक लेजिस्लेशन है जो हुई है, ठीक है, उसमें ये है कि ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग करना है हमें इनऑर्गेनिक वेस्ट से और इस तरह उसको इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ गवर्नमेंटल लेवल के काम है। इसके अलावा एनजीओ जो हमारे पास बहुत सारी हैं वो इस काम में इन्वॉल्व होती हैं कि मतलब जो फूड ड्राइव्स कराते हैं लोग, सही है, वो कहते हैं कि आपको जो बचा हुआ खाना है आप दे दें, हम इसको सही लोगों तक पहुंचाएंगे। तो फूड डोनेशन हो रहा होता है, सही है। उसके बाद अवेयरनेस की कैंपेन्स चल रही होती हैं।
कहीं ना किसी तरीके से। और इसी तरह जैसे हमारा भी इनिशिएटिव है कि हम अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि इस मसले के बारे में आगाह होंगे। $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी है जितना हमारा फूड वेस्ट हो रहा है, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में 40% फूड हमारा जो है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारा ज़ाया हो रहा है। तो इस तरह से अवेयरनेस और नॉलेज जो है लोगों की बढ़ाने के लिए एनजीओ इसमें काम कर रही है। इम्पैक्ट इसका क्या है कि जब ये लोग काम कर रहे हैं तो बेसिकली सिस्टमैटिक तदरीजन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे फूड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है लोगों के अंदर उसका शऊर पैदा हो रहा है, और वो उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम एक ग्लोबल जायजा लेंगे कि अराउंड दी ग्लोब क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूके की जो कैंपेन है, लव फूड हेट वेस्ट कैंपेन, ये बेसिकली एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन थी, ठीक है। 2007 में ये जो है वो लॉन्च हुई है। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि 21% जो है घरों का जो फूड वेस्ट है वो रिड्यूस हुआ है 21%। इन्होंने फोकस किस चीज को किया कि प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं मील प्लानिंग की, ठीक है, उसकी प्रॉपर स्टोरेज की, और लेफ्ट ओवर्स को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। ये तीनों वही डोमेन है जिसको हमने सेशन 1 में कवर किया है अलहमदुलिल्लाह। मील प्लानिंग की ये बात की थी कि हम बेसिकली वहां जाने से पहले हम पूरे हफ्ते का या पूरे महीने का हम मील प्लान कर लेंगे। हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये चीजें खानी है, और उस लिहाज से हम अपना जो भी रॉ मटेरियल या मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स लेके आएंगे वो उसी क्वांटिटी को सामने रखते हुए लेके आए। इसके अलावा प्रॉपर स्टोरेज पे भी बात हुई थी कि फ्रिज में किस तरह इस्तेमाल उसको करना है, मतलब फ्रिज में रखना है और शेल्फ लाइफ का ख्याल रखना है। ऑप्टिमल कंडीशंस देनी है उसको, मॉइस्चर वगैरह से बचाना है, ड्राई प्लेस पे रखना है। इसी तरह लेफ्ट ओवर्स के यूज पे भी बात हुई थी, वो जो हमने वाटरमेलन की पील्स की बात की थी कि उसको हम सालन में यूज कर सकते हैं, और लेफ्ट ओवर्स को किस तरह क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने भी 2007 में उसी डोमेन के अंदर उन्होंने बात की थी कि पब्लिक को किस तरह अवेयर किया जाए, इंडिविजुअल कैपेसिटी में कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो वो अप्लाई कर सकते हैं जिससे इस नेगेटिव ड्रास्टिक इफेक्ट को कम किया जा सके। ठीक है जी, इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। वॉलमार्ट का जो फूड वेस्ट वॉलमार्ट का जो फूड वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम है उसकी बात करते हैं। इनका बेसिक गोल ये है कि 2030 तक 50% जो अपने ऑपरेशंस हैं फैक्ट्री के, उसमें फूड वेस्ट जहाँ जहाँ भी जिस जिस स्टेज पे होता है उसको कम करना है 50%। इन्होंने स्ट्रैटेजी क्या अप्लाई की है कि इन्होंने बेसिकली डेटा ड्रिवन अप्रोच रखी है, ठीक है, और उसके लिए जितना ज्यादा डेटा होगा उतना बेहतर है। तो इसलिए ये लोग एडवांस्ड एनालिटिक सिस्टम्स पे गए हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फूड डोनेशंस, फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड उन्होंने जो एक और चीज एम्प्लॉय की है वो है फूड डोनेशंस टू लोकल बैंक्स। हम अगर मजीद इस पे बात करें जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो किस तरह हो सकती है, अगर आप लोग क्लाउड किचन वाले सेशन में हमारे साथ थे तो उसमें हमने बात की थी कि जो RFID टैग्स हैं वो क्या करते हैं, इन्वेंट्री लेवल्स को हमें बता देते हैं। वो बेसिकली IoT टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय करते हैं। तो जितना ज्यादा डेटा हो उतना बेहतर है। तो कंटिन्यूस इन्वेंट्री लेवल्स को असेस करने के लिए हम RFID टैग्स को यूज कर सकते हैं IoT टेक्नोलॉजी के साथ। उसके अलावा टेम्परेचर सेंसर्स जो हैं उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, सही है। टेम्परेचर सेंसर्स को अप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई जो खाना है वो डेंजर जोन में तो नहीं है कहीं। अगर डेंजर जोन में लाई कर रहा है तो फिर वो मसला है। तो उसको एक मिनिमम लेवल से कम पे फ्रीज रखना है या एक मिनिमम लेवल से ऊपर पे गर्म रखना है। और अगर सर्व करना भी है तो कितने 4 आवर्स तक हम रख सकते हैं उस डेंजर जोन में, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा रखेंगे तो फिर माइक्रोबियल इन्वेजन हो सकता है। तो टेम्परेचर सेंसर्स, ठीक है, इस पे इन्होंने काम किया है। इसके बाद फूड बैंक्स की वही बात आ गई कि लोकल फूड बैंक्स में इसको डोनेट किया है। और जो थर्ड बात है इसका इम्पैक्ट क्या है कि फूड सिक्योरिटी पे कंट्रीब्यूट हुआ है और फूड वेस्ट कम हुआ है। इसके बाद जो हमारा यूनिलीवर का सस्टेनेबल लेवल लिविंग प्लान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिलीवर एट द टाइम सस्टेनेबिलिटी के जो प्रोसेस में एज ए लीडर काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या काम किया है कि उन्होंने अपनी पूरी सप्लाई चेन में वेस्ट रिडक्शन की कोशिश की है, ठीक है। उसकी स्ट्रैटेजी उन्होंने जो अप्लाई की है वो ये है कि प्रोडक्ट इस तरह डिजाइन किया जाए कि उसमें आर्टिफिशियल जो एडिटिव्स हैं वो कम से कम हो, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर ये चाह रहे हैं कि क्लीन लेबल हो और कम से कम प्रिजर्वेटिव डाले जाएं। उसके बाद इन्होंने एक और कोशिश जो वो ये की है कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएं, लेकिन वही वही बात वही है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स उसमें यूज करें। इसके बाद जो दूसरी बात है कि इम्प्रूव्ड स्टोरेज इस तरह की, मतलब उसकी पैकेजिंग इस तरह की हो कि वो लाइट हो, रिसाइकलेबल हो, और इस तरह से हो कि वो बायोडिग्रेडेबल हो। उसके अलावा इन्होंने पैकेजिंग पे दो और काम ये किए हैं कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिख दिए कि इंटेंडेड यूज क्या है, सही है।
और एक्सपायरी डेट्स इन्होंने बहुत वाजे करके लिखी हैं कि मतलब बेसिक जो कंज्यूमर है अगर वो ले रहा है तो बस वो आंखें बंद करके ना ले, गौर से देखे और ये देख ले कि भाई ये अगर मैं इसको अपने घर में लेके जाता हूँ तो ये मेरा 1 महीने में इस्तेमाल हो जाएगा नहीं होगा, मतलब इसकी शेल्फ लाइफ है, ये सस्टेन कर सकता है, या मेरे घर में जाएगा और बस ये जाया हो जाएगा। और इसके अलावा स्टोरेज इंस्ट्रक्शन भी उन्होंने लिखे हैं। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन पे बात हुई है। स्टोरेज में इन्होंने एक और काम वो ये किया है कि जैसे हमारे पास अब्दुल्ला स्टोर पे जो जाके चीज रखी जाती है ना, उसका ख्याल नहीं रखा जाता। इन्होंने ये किया है कि जिन स्टोर्स में ये चीज रखेंगे उन स्टोर्स को भी, उनका भी लेवल अप किया है। और उनका लेवल अप इस तरह से किया है कि वहां पे भी उन स्टोर में ऑप्टिमल कंडीशंस दिए कि वो प्रोडक्ट बेस्ट सूटेड वहां पे रहे और उसकी क्वालिटी खराब ना हो। सही है, तो जितनी अच्छी क्वालिटी होगी वो खराब होने के चांसेस कम है, तो फूड वेस्ट इनडायरेक्टली उससे कम हो रहा है। सही है। इसके अलावा जो इम्पैक्ट इनका ये है कि बहुत इन्होंने रिडक्शन, सिग्निफिकेंट रिडक्शन की है वेस्ट में। वेस्ट को कम इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है, क्योंकि आप देख लेना जो स्टोर है, स्टोर तक इन्होंने पूरी सप्लाई चेन में कोशिश ये है किस तरह वेस्ट को कम किया जा सके। और इसी तरह ये जो है सस्टेनेबिलिटी में टॉप की पोजीशन पे है, जो मोस्टली अगर हम देखें तो वो इनके जो सस्टेनेबल लिविंग प्लान है उसको फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो फर्दर 2 स्लाइड्स हैं वो बेसिकली इन डेप्थ तो हमारे सेशन 3 में आएंगी, लेकिन इनका एक हम जनरल अप्रोच ले लेते हैं। एक डेनन एक कंपनी है, उन्होंने सर्कुलर इकोनॉमी की अप्रोच डाली है। ठीक है, वो बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी इन शॉर्ट होता क्या है कि आपने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है और जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक वो कंज्यूमर तक पहुंचता नहीं है या जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, दो ही अप्रोचेस हो सकती हैं। तो उसमें जितने भी स्टेजेस आए उसमें पॉल्यूशन कैलकुलेट करें, उसमें वेस्ट कैलकुलेट करें, कितना वो जो है वो वेस्ट हो रहा है उसको हम अगर कम कर सकते हैं और कितना उसको रीयूज कर सकते हैं। हर स्टेज पे जो भी बाय प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम किस तरह रीयूज कर सकते हैं, कोई भी चीज जाया नहीं होने देंगे। ठीक है, ये सर्कुलर इकोनॉमी की अप्रोच ये है कि समझ लें पैदाइश से लेके मौत तक जितना उस प्रोडक्ट ने जिस स्टेजेस से गुजरना है उसको हम किस तरह बेहतर तरीके से रीयूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिखी है कि बायो प्रोडक्ट्स जो है डेयरी इंडस्ट्री में, एक जो थी कोई भी डेयरी इंडस्ट्री ले लेते हैं, उसमें जो वे है, वे प्रोटीन, उसको उन्होंने हेल्थ सप्लीमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर ये जाया होता, उससे बेहतर नहीं है कि ये हेल्थ सप्लीमेंट्स में या किसी काम की चीज में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सर्कुलर, एक लीनियर प्रोसेस को ना एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर देता है कि हम इसको रीयूज करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, जितना हो सकता है उसको, मतलब नल एंड वॉइड जब तक वो नहीं हो जाता, कोशिश ये होगी जितना हो सके उसमें से खून निचोड़ लेना है, मतलब उसको रीयूज करते रहना है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या है कि वेस्ट मिनिमाइज होगा और मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स खुलेंगी। आपने अपने बाय प्रोडक्ट को भी अपने बिजनेस का मेन फोकस बना लिया, मतलब बिजनेस की एक ब्रांच खोल लिया आपने उस बाय प्रोडक्ट से। तो ये उस सर्कुलर इकोनॉमी का फायदा है, ये इंटरनेशनल अप्रोच में इस तरह से काम चल रहा है। और लास्ट, एनारोबिक डाइजेशन फैसिलिटीज बेसिकली इसमें यह है कि ऑर्गेनिक वेस्ट को, जैसे हमने बात की थी अपने पहले सेशन में, कि वो बायोप्लास्टिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं या बायोफ्यूल में, तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि बायोगैस या फिर न्यूट्रिएंट रिच मिक्सचर में कन्वर्ट होगा। बेसिकली इसका फायदा क्या है कि आप इससे एनर्जी दोबारा प्रोड्यूस कर रहे हो अपने वेस्ट के थ्रू। ये एक हमारा डिटेल प्रोसेस है, इसके ऊपर हम इंडस्ट्रियल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी इंशाल्लाह सेशन 3 में कवर करेंगे। कुछ बात आपको बता देता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या है, कि ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है, जैसे मीथेन वगैरह की हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, लैंडफिल्स यानी जो हम लैंड में जाके डंप कर रहे थे वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसके अलावा जो हमारी सॉइल हेल्थ है वो और बेहतर हो गई है, क्योंकि हम जो वो न्यूट्रिएंट रिच मिक्सचर जो बना रहे हैं उससे हमें ये फायदा हुआ है। इसके अलावा कंक्लूजन, बस ये मीटिंग भी इंशाल्लाह एंड होने वाली है, इसके बाद हम Q&A सेशन रखेंगे। कंक्लूजन पे हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली हमने जो कवर किया है उसका एक ओवरव्यू, हमने सक्सेसफुल एग्जांपल देखी पाकिस्तानी कंट्री, पाकिस्तान में और इंटरनेशनल जो पोटेंशियल चल रहा है फूड वेस्ट रिडक्शन के लिए और जो हम अप्लाई कर सकते हैं। की स्ट्रैटेजीज हमें ये पता चली कि हम पब्लिक अवेयरनेस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं, पार्टनरशिप्स कर सकते हैं लोकल डोनेशंस के साथ। उसके बाद इनोवेटिव अप्रोचेस जो हम लास्ट 2 स्लाइड्स में डिटेल में पढ़नी है इंशाल्लाह, उसको एम्प्लॉय करके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हासिल कर सकते हैं और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा सस्टेनेबल एक प्रोसेस चलेगा और फूड सिक्योरिटी जो है उस पर हम कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। अच्छा जी, विद दैट सेड आई गेस हमारे पास 3 मिनट है और हम शायद Q&A कर सकते हैं। तो
आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप लोग प्लीज़ चैट बॉक्स में कर लें, और इंशाल्लाह फिर हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। एनीवन विद एनी क्वेश्चंस प्लीज, चैट बॉक्स ओपन है, अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो वो कर लें इंशाल्लाह। हमारे पास 2 मिनट है। अच्छा जी, एक सवाल यह है कि हम लोगों को कैसे अवेयर करें फूड वेस्ट की मैनेजमेंट के बारे में एनजीओ के जरिए। बेसिकली अगर जैसे एक मेरे दोस्त की एनजीओ है, डॉज सोसाइटी पाकिस्तान। हम लोग एनुअल रमजान ड्राइव्स कराते हैं, ठीक है। तो उसमें उसमें तो बेसिकली ये होता है ना कि अगर हम कुछ सामान लेके फिर हम वो डिस्ट्रीब्यूट करें। इसी तरह हम इसका एक और भी मेथड निकाल सकते हैं, वो ये कि अगर हम रोजाना की बुनियाद पे, अगर हमारे पास एनजीओ में रजिस्टर्ड लोग हों कि भाई हम बस फला 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 शख्स जो है ये जरूरतमंद है, और एक जगह से हमारे पास एक्स्ट्रा खाना आया तो हमने वो ले जाके उनको पहुंचा दिया, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा ये कि एनजीओ किस तरह और इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं कि एक तो ये कि खाना पहुंचा सकें, या फिर जैसे सैलानी वगैरह हैं ये लोग जो है वो खाना जो दस्तरखान वगैरह लगाते हैं, इस तरह से हो सके कुछ। या फिर एक और तरीका ये है कि अवेयरनेस फैलाएं, ठीक है। जैसे हम अभी एक सेशन कर रहे हैं, तो उसका मकसद यही है कि लोगों में ये शऊर पैदा हो कि भाई इंडिविजुअल सतह पे हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे क्या कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह एनजीओ जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं ओवरऑल हमारे फूड वेस्ट मैनेजमेंट में। मेरा ख्याल है हाँ, बस मस्जिद कोई सवालात नहीं है, और मीटिंग भी बस एंड होने वाली है इंशाल्लाह। फिर अब आप लोगों ने क्विज देना होगा, और स्टार्टिंग का रिपीट इंशाल्लाह ये जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी, और मेरा ख्याल है आप लोगों को वैसे भी मिल जाएगी, तो इंशाल्लाह वहाँ से चेक कर लीजिएगा। आई गेस हमारे पास फर्दर कोई सवाल नहीं है। विद दैट सेड, आई होप दिस वाज अ फ्रूटफुल सेशन, और आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इंशाल्लाह। हम सेशन 3 में मजीद इसको और कंटिन्यू करेंगे, लास्ट 2 स्लाइड्स को। और टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, दिस इज मी, आई बाबर साइनिंग आउट। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।